ये कहानी है उस युग पुरुष की जिसने अपने छोटे से जीवन काल में ही देश और दुनिया को एक ऐसा दर्शन दिया जो कालजयी है। वे दूरदृष्टा थे, आने वाली पीढ़ियों को संबोधित कर रहे थे। कहानी एक ऐसे युग दृष्टा की जिसने पश्चिम के बयार में बहने से इनकार कर दिया और दुनिया को दिया एक अद्भुत दर्शन। उस दर्शन को समेटे हुए एक संपूर्ण वाङ्मय और उसमें अंतर्निहित विराट दर्शन के सृजन की एक छोटी सी कहानी। ये है कृष्ण के ब्रज का नगला चंद्रभान, मथुरा के निकट। इस छोटे से घर के निवासी थे श्री भगवती प्रसाद, पास के ही जलेसर के स्टेशन मास्टर। 1916 की बात है। पत्नी राम प्यारी के गर्भ में एक रत्न पल रहा था। उन दिनों की परंपरा के अनुसार वे पहले प्रसव के लिए अपने पिता श्री चुन्नीलाल के घर जयपुर के निकट धाणक्या आई थी। वहीं 25 सितंबर 1916 को उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। नाम रखा गया दीनदयाल। पुकारने का नाम था दीना। कुछ ही दिनों में समाचार आया कि उनके पिता भगवती प्रसाद जी नहीं रहे और कुछ ही समय बाद मां भी चल बसी। 7 साल के दीना के लालन पालन की जिम्मेदारी संभाली मामाओं ने। कालांतर में वे मेधावी छात्र सिद्ध हुए। गंगापुर, कोटा, राजगढ़, सीकर, पिलानी, कानपुर, आगरा, जहां भी पढ़ने गए अपनी धाक जमा दी। वो आजादी के आंदोलन का दौर था। भारत के विभाजन की जिम्मेदार सांप्रदायिक तथा द्विराष्ट्रवादी राजनीति आजादी के आंदोलन की मुख्य धारा पर अपना दबाव बना रही थी। दीनदयाल जी को लगा कि सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को इस त्रासदी से बचा सकता है। वे स्वयंसेवक बने तथा अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित करते हुए संघ के प्रचारक बन गए। 1 दशक तक वे उत्तर प्रदेश में संघ के प्रचारक रहे। इतिहास व समकालीन परिस्थितियों के वे अद्भुत अध्येता थे और अल्पकाल में ही उन्होंने ढेर सारे साहित्य का निर्माण भी कर डाला। विभाजित भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां से भारतीय जनसंघ नामक राजनैतिक दल की स्थापना हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ का महामंत्री बनाया गया। उधर कुछ शताब्दियों के इतिहास वाला तथा उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के अहंकार से सराबोर यूरोप वैचारिक दृष्टि से दुनिया पर अपनी दादागिरी जमाना चाहता था। उसके विपरीत हजारों वर्षों के अनुभवी भारत की अपनी महान परंपरा व समृद्ध संस्कृति है। वो किसी अन्य खंडित विचार दृष्टि का पिछलग्गू बने, ये दीनदयाल जी को स्वीकार नहीं था। भारतीयकरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा एकात्म मानववाद की विशुद्ध भारतीय विचार दृष्टि को उन्होंने समकालीन संदर्भों में भारत की राजनीति के समक्ष पुरजोर तरीके से रखा। ये सब वे बहुत आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ कर रहे थे कि 11 फरवरी 1968 को उनकी निर्मम हत्या हो गई। वे चले गए, लेकिन हमें सौंप गए एक कालजयी, वैचारिक तथा तत्वदर्शी साहित्य। उनके जाने के 5 दशकों बाद उनके जन्म शताब्दी वर्ष में उनका संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित हुआ है। इसका संकलन करने, संजोने, संपादित करने व संवारने में 3 दशकों की तपस्या लगी है। 15 खंडों में संपादित हुए उनके संपूर्ण साहित्य का
यथासंभव संकलन हुआ है। आइए देखें उसकी एक झलक। वर्ष 1940 से 1950 एक दशक की सामग्री है खंड 1 में। इसमें संघ प्रचारक के रूप में उनके द्वारा रचे गए साहित्य का संकलन है। यह खंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, परम पूजनीय श्री गुरुजी को समर्पित है। श्री गुरुजी का परिचय संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री रंगाहरि ने लिखा है। आरएसएस के ही वर्तमान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहनराव भागवत ने इस खंड की भूमिका लिखी है। सभी खंडों में उस काल के संदर्भ में एक अध्याय है, वह काल। इस खंड का वह काल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री श्री राम बहादुर राय ने, संप्रति अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। खंड 2 3 वर्षों का है, 1951 से 1953। ये भारतीय जनसंघ की स्थापना का, प्रथम लोकसभा चुनाव तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल है। उचित ही है कि ये खंड जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान के निदेशक श्री अनिर्बान गांगुली ने उनका परिचय लिखा है। इस खंड की भूमिका विख्यात इतिहासवेत्ता श्री देवेंद्र स्वरूप ने लिखी है। वह काल का आलेखन पद्मश्री श्री जवाहरलाल कौल ने किया है। खंड 3 2 वर्षों का है, यानी 1954 व 1955। ये गोवा मुक्ति संग्राम का काल है। गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले श्री जगन्नाथ राव जोशी को समर्पित है ये खंड। परिचय लिखा है भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बलवीर पुंज ने, तथा भूमिका के लेखक जनसंघ के जन्म काल से ही जुड़े वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा हैं। वह काल के लेखक हैं राजा राम मोहन राय, राष्ट्रीय पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री ब्रिज किशोर। वर्ष 1956-1957 का साहित्य है खंड 4 में। ये संघात्मक संविधान के अनुसार राज्य पुनर्गठन का काल है। ये खंड भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित प्रेमनाथ डोगरा को समर्पित है। उनका परिचय लिखा है जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्री निर्मल सिंह ने, संप्रति अध्यक्ष विधानसभा जम्मू कश्मीर, और भूमिका श्री रंगाहरि ने। वह काल के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री अच्युतानंद मिश्र। सन 1958 ये वर्ष 2 खंडों में विभाजित है, 5 व 6। दीनदयाल जी के आर्थिक विचारों के परिपक्व होने का है ये काल। महान गणितज्ञ एवं भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे आचार्य देवा प्रसाद घोष को समर्पित है खंड 5। ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर ने उनका परिचय लिखा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार ने भूमि का आलेखन किया है, और श्री के.एन. गोविंदाचार्य ने लिखा है वह काल। खंड 6 में संयोजित है दीनदयाल जी की पुस्तक 2 प्लान्स, प्रोमिसेस, परफॉर्मेंस, प्रॉस्पेक्ट्स। इसमें डॉक्टर भाई महावीर की लिखी पुस्तक समीक्षा भी शामिल है। उत्तर क्षेत्र के संघ चालक एवं अर्थशास्त्री डॉक्टर बजरंग लाल गुप्त ने इसकी भूमिका लिखी है। ये खंड महान अर्थ चिंतक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी को समर्पित है। उनका परिचय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया ने लिखा है। खंड 7 वर्ष 1959 का है। इस वर्ष चीन ने तिब्बत को हड़प कर भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी शुरू कर दिया था। दीनदयाल जी को संघ प्रचारक बनाने वाले संघ के पूर्व सह सरकार्यवाह श्री भावराव देवरस को समर्पित है ये खंड। उनका परिचय भी अच्युतानंद मिश्र ने लिखा है। भूमिका के लेखक हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री चंपत राय और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा, अब स्वर्गीय, ने लिखा है
वह काल। खंड 8 वर्ष 1960 से संबंध रखता है। इस दौरान उन्होंने लोकमत परिष्कार पर एक श्रृंखला लिखी तथा राजनीतिक दलों की आचार संहिता का विषय भी लेखों के माध्यम से उठाया। ये खंड समर्पित है उत्तर प्रदेश जनसंघ की पहली महिला उपाध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर सत्याग्रही श्रीमती हीराबाई अय्यर को। श्री बृजकिशोर ने इनका परिचय लिखा है। आरएसएस के पूर्व सह सरकार्यवाह श्री मदनदास देवी इसकी भूमिका के लेखक हैं तथा दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव श्री अतुल जैन वह काल के। खंड 9 वर्ष 1961 का है। दीनदयाल जी के साथी रहे तथा उनके बाद जनसंघ के महामंत्री बने श्री सुंदर सिंह भंडारी को ये खंड समर्पित है। जयपुर के श्री इंदुशेखर तत्पुरुष संप्रति अध्यक्ष राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनका परिचय लिखा है। संघ के वर्तमान सरकार्यवाह श्री सुरेश भैयाजी जोशी ने इसकी भूमिका लिखी है तथा वह काल के लेखक हैं श्री बलवीर पुंज। खंड 10 एक उथल पुथल भरे वर्ष 1962 का है। इसी साल चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। ये खंड एक अन्य विचारधारा के राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद को समर्पित है। उन्होंने दीनदयाल जी की पॉलिटिकल डायरी की भूमिका लिखी थी। इनका परिचय पांचजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर ने लिखा है। भूमिका लिखी है संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने। लब्ध प्रतिष्ठित भारतविद श्री बनवारी ने वह काल लिखा है। खंड 11 2 वर्षों 1963 व 64 का है। ये वही समय है जब दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन का व्याख्यान किया था। ये खंड महान भाषा एवं भारतविद आचार्य रघुवीर को समर्पित है। वे जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उनका परिचय दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक डॉक्टर राजीव रंजन गिरी ने लिखा है। भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के विद्वान शिष्य स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने इसकी भूमिका लिखी है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे संप्रति अध्यक्ष भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने वह काल का आलेखन किया है। खंड 12 वर्ष 1965 का है। कच्छ समझौता, पाकिस्तान से युद्ध और उसमें भारत की विजय तथा ताशकंद समझौते से कुछ दिन पहले का यह काल है। संघ के तत्कालीन सरकार्यवाह श्री प्रभाकर बलवंत भैयाजी दाणी को समर्पित है यह खंड। संघ के दिल्ली प्रांत सह संघ चालक श्री आलोक कुमार संप्रति अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ने इनका परिचय लिखा है। बिहार के राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद संप्रति भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने इसकी भूमिका लिखी है तथा प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर सीतेश आलोक ने वह काल। खंड 13 वर्ष 1966 का है। इस कालखंड में वीर सावरकर का निधन हुआ तथा गोहत्या के खिलाफ देश भर में प्रचंड आंदोलन हुआ। दीनदयाल जी के सहयोगी तथा ग्रामोदय प्रकल्पों के शिल्पकार दीनदयाल शोध संस्थान के संस्थापक श्री नानाजी देशमुख को यह खंड समर्पित है। उनका परिचय कराया है श्री देवेंद्र स्वरूप ने। इस खंड की भूमिका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने लिखी है और वह काल के लेखक हैं पत्रकार श्री राहुल देव। खंड 14 में सिमटा है दीनदयाल जी के अंतिम दिनों का साहित्य यानी 1967 से 68। ये काल भारतीय राजनीति में एक दलीय एकाधिकार टूटने की शुरुआत है। इसी दौरान दीनदयाल जी जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए तथा जघन्य हत्या के शिकार हुए। इस खंड की भूमिका गुजरात के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली ने लिखी है। वह काल लिखा है पत्रकार श्री जगदीश उपासने ने।
संप्रति कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ये खंड समर्पित है दक्षिण भारत में जनसंघ के कार्य को बढ़ाने वाले तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री जना कृष्णमूर्ति को। उनका परिचय श्री ला गणेशन संप्रति राज्यसभा सांसद ने लिखा है। अंतिम खंड है खंड 15। इसमें संकलित है ऐसा साहित्य जिसकी तिथि ज्ञात नहीं। महान गांधीवादी चिंतक व भारतविद श्री धर्मपाल को ये खंड समर्पित है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार बजाज ने उनका परिचय लिखा है। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रख्यात पत्रकार श्री मा गो वैद्य ने इसकी भूमिका लिखी है। इसमें दीनदयाल जी संदर्भित अवसान अध्याय का संयोजन किया गया है, जिसे लिखा है श्री राम बहादुर राय ने। दीनदयाल संपूर्ण वाङ्मय का यह उपक्रम सफल न हो पाता यदि संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह का सहयोग इसमें न मिल पाता। कृतज्ञता एवं आभार। 9 अक्टूबर 2016 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री भैयाजी जोशी के हाथों नई दिल्ली के प्रतिष्ठित विज्ञान भवन में दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण हुआ। एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके वाङ्मय का प्रकाशन एक सुखद संयोग है। हमने माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी को चक्रवर्ती प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया था। इन 2 वर्षों में हमने इस संबोधन को चरितार्थ होते हुए देखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम सबकी गर्भनाल है। हम सब उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। उसके संत तुल्य सरकार्यवाह माननीय सुरेश भैयाजी जोशी का सानिध्य आज हमें प्राप्त हो रहा है। आप में सचमुच एकात्म मानव के दर्शन होते हैं। दीनदयाल जी ने जनसंघ के माध्यम से देश को एक विशुद्ध भारतीय राजनीतिक विचारधारा दी। भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी उसे युगानुकूल बनाने में जी जान से जुटे हैं। मैं राजनीति के लिए राजनीति में नहीं, मैं राजनीति में संस्कृति का राजदूत हूं। दीनदयाल जी ने जो विचारधारा के आधार पर राजनीतिक पार्टियां चलनी चाहिए, वो विचार का एक बीज बोया था। आज मुझे कहते हुए आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक बड़ा वट वृक्ष बनकर आज दुनिया के सामने वो बीज खड़ा है। यहाँ हम नए नए विचारों का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, परंतु स्वीकार अथवा अस्वीकार उसकी एकमात्र कसौटी है कि वो समाज के लिए, मानव जाति के लिए, देश के लिए हितकारक है कि नहीं है। उसी के आधार पर उसको स्वीकार किया जाता है। सबसे पहले तो मैं महेश जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिसने अपनी कोई पहचान कहीं छोड़नी नहीं, इस भूमिका से जीना और ऐसे व्यक्ति के संबंध में 30 साल तक लगातार उनके हर साथी से पूछते पूछते, भैया कुछ तो बताओ, तुम भी तो दीनदयाल जी के साथ थे, कैसा था, क्या करते थे, क्या बोलते थे, कहीं लिखा हुआ है क्या, चिट्ठी है क्या। मैं मानता हूं ये बड़ा भगीरथ काम किया है आप लोगों ने, भगीरथ काम। और जब ये शताब्दी वर्ष है तो भारत सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में उसको मनाना तय किया है।
आपके बीच आने का अवसर मिला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।